नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञान अमृत में। दोस्तों, आज का यह वीडियो शोध प्रविधि श्रृंखला की छठी वीडियो है। आशा करता हूं कि आप सबों को यह वीडियो भी पसंद आएगी। आज के इस वीडियो में मैं शोध प्रबंध लेखन के विषय पर जानकारी साझा करूंगा। और दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। तो चलिए अपने विषय की ओर लौटते हैं। आज का हमारा जो विषय है वह है शोध प्रबंध लेखन। तो दोस्तों, नाम से ही आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा कि आज के वीडियो में क्या क्या जानने को मिलेगा। तो आज शोध प्रबंध लिखते कैसे हैं, शोध प्रबंध लेखन के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, शोध प्रबंध लेखन का सही क्रम क्या है, इन सब प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए अब बात करते हैं कि शोध प्रबंध लेखन का क्या अर्थ है। तो दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि शोध प्रबंध का लेखन अर्थात उपाधि हेतु लिखे जाने वाले शोध अथवा वृहद शोध, जिसमें कि शोध को पुस्तकाकार रूप में छपवाया जाता है, के लेखन को शोध प्रबंध लेखन कहते हैं। शोध की सभी तैयारी अर्थात शोध विषय का चयन, शोध निर्देशक का चयन, शोध पंजीकरण आदि को पूर्ण करने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण है शोध का लिखा जाना। और शोध को पूरा लिखा जाना और वह भी क्रम से, यही है शोध प्रबंध लेखन। तो आइए दोस्तों, अब शोध प्रबंध लेखन के क्रम को जानते हैं। तो शोध प्रबंध लेखन का क्रम कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण शोध को किस किस तरह से किस क्रम में लिखते हैं। तो शोध प्रबंध लेखन का पहला क्रम है मुख्य पृष्ठ। शोध प्रबंध लेखन में सर्वप्रथम मुख्य पृष्ठ की तैयारी की जाती है। मुख्य पृष्ठ तो आकर्षक होना ही चाहिए, परंतु शोधार्थी को चाहिए कि वह यूजीसी द्वारा प्रस्तावित प्रारूप में ही अपने शोध प्रबंध का मुख्य पृष्ठ रखें। जैसे सर्वप्रथम शोध का विषय, तत्पश्चात विश्वविद्यालय का नाम, फिर जिस उपाधि हेतु शोध प्रबंध प्रस्तुत किया जा रहा है उसका नाम, फिर विश्वविद्यालय का लोगो, फिर विभाग एवं संकाय का नाम, फिर सत्र, फिर मुख्य पृष्ठ के अंत में बाईं ओर शोध निर्देशक का नाम एवं पद तथा दाईं ओर शोधार्थी का विवरण होता है। इस प्रकार शोध प्रबंध का मुख्य पृष्ठ तैयार हो जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखने योग्य है कि मुख्य पृष्ठ का बैकग्राउंड रंग सफ़ेद ही होना चाहिए। दूसरा जो क्रम है वह है प्रमाण पत्र। तो मुख्य पृष्ठ के पश्चात शोधार्थी उसमें प्रमाण पत्र संलग्न करते हैं, जिसमें शोध के मौलिक तथा तथ्यों के सही होने को प्रमाणित किया जाता है। इसमें शोध निर्देशक के हस्ताक्षर होते हैं। इसके पश्चात जो क्रम आता है वह है आभार ज्ञापन। तो शोध प्रबंध के इस पृष्ठ पर शोधार्थी शोध के समय जिन व्यक्तियों से सहायता लेते हैं, जिन पुस्तकालयों से सहायता लेते हैं, उन सभी को धन्यवाद ज्ञापित कर अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं। इससे शोधार्थी के कृतज्ञ एवं विनय गुण का पता चलता है। ये तो हुआ आभार ज्ञापन। इसके पश्चात जो क्रम है वह है प्राकथन। तो दोस्तों, प्राकथन, प्रस्तावना, पूर्ववाक, भूमिका, ये सभी समानार्थी शब्द हैं, जिसमें शोधार्थी अपने शोध प्रबंध के विषय में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करता है। प्राकथन के द्वारा पाठक अथवा परीक्षक को शोध के विषय, शोध के उद्देश्य, शोध की रूपरेखा की जानकारी हो जाती है, जिससे पाठक
या परीक्षक अपनी उपयोगिता के आधार पर उसका उपयोग करता है। इसके बाद का जो क्रम है वह है संक्षेप चिन्ह सूची। तो दोस्तों इसे संकेत सूची भी कहते हैं। शोधार्थी अपने शोध प्रबंध में प्रयुक्त संक्षेप चिन्हों का पूरा अर्थ इस पृष्ठ में बताता है, जिससे भविष्य में पाठकों को कोई परेशानी न हो तथा लेखन कार्य भी सुगमता से किया जा सके। वैसे तो कुछ संक्षेप चिन्ह सर्वमान्य होते हैं, परंतु कुछ संक्षेप चिन्ह विषय के अनुसार बदलते रहते हैं तथा कुछ संक्षेप चिन्हों का प्रयोग शोधार्थी अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं। इन सभी का वर्णन ही संक्षेप चिन्ह सूची में किया जाता है। इसके पश्चात जो क्रम है वह है विषय सूची का। दोस्तों इस नाम से तो आप सभी परिचित होंगे ही। सामान्यतः यह सभी पुस्तकों में पाया जाता है, जिसमें पुस्तक के विभिन्न विषयों का वर्णन किस पृष्ठ में है इसकी जानकारी होती है। शोध प्रबंध लेखन में भी विषय सूची को सम्मिलित किया जाता है, जिससे पाठक अपनी आवश्यकता के आधार पर संबंधित पृष्ठ पर जाकर ज्ञान लाभ ले सके। यदि विषय सूची न हो तो क्या होगा? तो विषय सूची के अभाव में पाठक को पूरी पुस्तक की खाक छाननी पड़ेगी और ऐसा हर बार करना होगा, जिससे पाठक और शोधार्थी दोनों को समस्या होगी। अतः इन समस्याओं से बचने के लिए विषय सूची लगाया जाता है। इसके पश्चात जो है अब शोध का मुख्य जो क्रम है वह प्रारंभ होता है। तो जो है वह है विषय प्रवेश। तो शोध प्रबंध के अंतर्गत शोध से संबंधित जानकारी का विस्तार से परिचय विषय प्रवेश के अंतर्गत ही दिया जाता है। यह ठीक वैसा ही होता है जैसे किसी वक्ता के उद्बोधन से पूर्व कार्यक्रम संचालक विषय प्रवेश कराते हैं, उनका संक्षिप्त परिचय देते हैं। इसके पश्चात जो क्रम है वह है शोध लेखन। तो दोस्तों उपर्युक्त बताए गए क्रमों को पूरा करने के पश्चात बारी आती है शोध प्रबंध लेखन की। इसमें शोधार्थी अपने शोध अध्ययन को विस्तार पूर्वक लिखते हैं। इसमें विशेष बताने की आवश्यकता नहीं है। यह शोधार्थी का काम है कि उन्होंने जो भी शोध किया है उसके विषय में वह विस्तार पूर्वक लिखें। इसके पश्चात जो क्रम है वह है शोध निष्कर्ष अथवा उपसंहार। तो दोस्तों जिस प्रकार किसी भी लेख का प्रमुख अंग होता है निष्कर्ष, ठीक इसी प्रकार शोध प्रबंध का भी सबसे प्रमुख अंग है शोध निष्कर्ष। यह इसलिए प्रमुख होता है क्योंकि इसमें शोध के द्वारा निकले परिणाम का वर्णन रहता है। साथ ही साथ शोध विषय की विशेषताएं भी इसी में वर्णित होती हैं, जो कम से कम शब्दों में अर्थ की गंभीरता धारण किए हुए होती है। अतः शोध को समझने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। इसके बाद का क्रम है पठित ग्रंथों की सूची अथवा संदर्भ ग्रंथ सूची। तो इसके अंतर्गत शोधार्थी जिन पुस्तकों का उपयोग अपने शोध के लिए करते हैं, जिन पुस्तकों से उद्धरण लेते हैं, परिभाषा लेते हैं, उन पुस्तकों एवं लेखक के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने एवं पुस्तकों का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए वो संदर्भ ग्रंथ की सूची प्रस्तुत करते हैं। इसमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी ग्रंथ या रचनाकार का नाम न छूटे। इसके पश्चात आता है परिशिष्ट। तो दोस्तों इसके अंतर्गत शोधार्थी अपने शोध से संबंधित उन विषयों को रखते हैं जिनकी व्याख्या अपेक्षित होती है, जिसे वह मुख्य लेख में व्याख्यायित नहीं कर सकते थे।
समय के अभाव में, स्थान के अभाव में या फिर विषय के लंबा होने के कारण वह कुछ विषयों को मुख्य शोध में सम्मिलित नहीं कर सकते हैं, जिस कारण से परिशिष्ट के अंतर्गत वह उसे सम्मिलित करते हैं। इसमें कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए जाते हैं। इसके पश्चात का जो क्रम है और अंतिम क्रम है वह है विषयानुक्रमिका अथवा नामानुक्रमिका। तो दोस्तों, इसमें शोधार्थी विषय अथवा नाम के आधार पर पृष्ठों की संख्या बताते हैं, जिससे कि पाठक आसानी से उस विषय को ढूंढकर पढ़ सकें। इसके क्रम को अक्षर के क्रम में रखा जाता है, जिससे शब्दों को ढूंढना आसान हो सके। तत्पश्चात विषय भी आसानी से ढूंढा जा सके। जैसे मान लीजिए आचार्य शुक्ल की पुस्तक में मुझे बिहारी लाल के विषय को ढूंढना है, तो मैं क्या करूँगा? सबसे पहले विषयानुक्रमिका में ब अक्षर में बिहारी लाल का नाम ढूंढूंगा। तत्पश्चात उसके समक्ष जो पृष्ठ संख्या दिया गया है, मान लीजिए 45 दिया हुआ है, तो उसके माध्यम से मैं आसानी से बिहारी लाल को ढूंढ सकता हूँ। सीधे मैं जाऊँगा, पृष्ठ संख्या 45 खोलूँगा, वहाँ पर मुझे बिहारी लाल मिल जाएंगे। मान लीजिए इस पुस्तक में विषयानुक्रमिका न होता तो तब तो मुझे पूरी पुस्तक उलटनी पड़ जाती है। मुझे विषय सूची देखना होता, फिर उसके पश्चात वहाँ पर जो बिहारी लाल जिस अवधि के हैं उसे उसमें ढूंढना होता, उसके पश्चात मैं बिहारी लाल को ढूंढ पाता। तो इन सब परेशानियों से बचने के लिए नामानुक्रमिका या विषयानुक्रमिका दिया जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही शोध प्रबंध लेखन पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार हमारा आज का यह विषय भी यहीं समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, जिसमें मैं शोधार्थी के गुणों पर चर्चा करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।